लूफी एक पूरा टावर एक एल्डर के मुंह में मारता है। फ्रैंकी एक ही पंच में एक वाइस एडमिरल को ऑर्बिट में लॉन्च कर देता है। ये सब तब होता है जब ब्रॉडकास्ट टाइमर पर सिर्फ 60 सेकंड बाकी थे और मार्स पंक रिकॉर्ड्स में घुस जाता है। ये जानने के लिए बने रहें कि उस कमरे के अंदर वेगा पंक का सीक्रेट क्या है और क्यों इसने 5 अमर डीमंस को रोक रखा है। पिछली बार वन पीस में मार्स ब्रॉडकास्ट सोर्स को ढूंढते हुए यॉर्क को डरा रहा था। सदियों तक सोने के बाद प्राचीन आयरन जायंट जाग गया और जॉय बॉय से माफी मांगने लगा। और लूफी ने पता लगाया कि ये पांचों एल्डर्स किसी भी चीज से रीजेनरेट हो जाते हैं, जिससे वे असल में अनकिलेबल बन जाते हैं। नेवी अपनी जीत की पार्टी कर रही है, ये अनाउंस करते हुए कि उन्होंने एगहेड पर हर एक पैसिफिस्टा को लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन जश्न मनाने का मतलब रुकना नहीं है। जाहिर है वे हमला करते रहते हैं, क्योंकि एक योंको के क्रू को भागने देना कोई ऑप्शन नहीं है। बॉनी के साथ भी वही हो रहा है। एक और मार्क II पैसिफिस्टा उस रहस्यमयी फ्रीजिंग डैमेज से जमीन पर गिर जाता है। न्यूज़ जेरो मन ही मन सोच रहा है कि बॉनी सिर्फ 12 साल की है। एल्डर्स इस बात से नाराज हैं कि वेगा पंक ने एक बच्ची को इतनी पावर दे दी कि वो देशों को तबाह कर सके, जिससे डॉक्टर का पूरा विद्रोह उन्हें और भी बेतुका लगता है। जायंट वॉरियर काशिश चिल्ला रहा है कि सब लोग अपने शिप पर वापस भागो। आइमो भी सहमत है, क्योंकि सच में डरावने कैरेक्टर्स अभी-अभी वहां पहुंचे हैं। फ्रैंकी वाइस एडमिरल रेड किंग को बीच हवा में ही रोक लेता है। दोनों फाइटर्स आमने सामने खड़े हैं, हिलने से इनकार कर रहे हैं, अपनी सिग्नेचर मुट्ठियां तैयार रखे हुए। हमारा साइबॉर्ग शिपराइट बिना किसी कोशिश के अपने स्ट्रॉन्ग राइट से वाइस एडमिरल को डिलीट कर देता है। ये या तो फ्रैंकी के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है, या वाइस एडमिरल्स के लिए शर्मनाक रूप से कमजोर। ये लोग टॉप टियर ऑफिसर्स होने चाहिए, है ना? शायद नहीं जब स्पीड पहनने वाला रोबोट आता है। बॉनी जायंट से कहती है कि वे उसके पिता का ध्यान रखें, जबकि वो नीचे उतरकर वाइस एडमिरल पॉम्स्की का सामना करती है। ये ऊदबिलाव जैसा दिखने वाला ऑफिसर खुद को तैयार करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि वो खतरनाक एबिलिटीज वाले किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देगा। बॉनी की हथेली पॉम्स्की के चेहरे को छूती है जब वो उसे सही करती है। कूमा को हथियार मत कहो। वाइस एडमिरल सिकुड़कर एक छोटा बच्चा बन जाता है, फिर एक गुस्साई 12 साल की बच्ची से मुंह पर लात खाता है। एटलस ने भी गिलेटिन को पंच मारकर गिरा दिया है। रुको एक मिनट, क्या नेवी के जीत की घोषणा करते समय 3 वाइस एडमिरल्स को एक बच्ची और एक वेगा पंक सैटेलाइट ने एक के बाद एक खत्म कर दिया? सीन लेओ स्ट्रैटम में बदलता है, जहां स्टेला को आखिरकार अपनी बड़ी सी कॉफी मिल गई है। हालांकि वो इसे पी नहीं रहा है, क्योंकि टेम्परेचर स्टील को पिघला सकता है और उसकी मजाकिया तौर पर बड़ी जीभ को लगभग जला देता है। बिग रिवील में 4 मिनट बाकी हैं और रिकॉर्डिंग चलती रहती है। यॉर्क मार्स को उस जगह ले जा रही है जहां से ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था। इससे पहले कि वो समझाना खत्म करे, ये एल्डर एक डिस्ट्रक्टिव बीम फायर करता है, जो नजर में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है, इसे खत्म करने की कोशिश में। यॉर्क घबराकर अपने हाथ हिलाती है, इस प्राचीन डीमन से शांत होने और तार्किक रूप से सोचने का आग्रह करती है। विनाश की कोशिश के बावजूद ब्रॉडकास्ट चलता रहता है। यॉर्क कहती है कि अगर वो स्टेला होती तो उसने स्ट्रीमिंग स्नेल को कहीं और ही छिपाया होता। ये सुनकर मार्स फैसला करता है कि सबसे तेज सल्यूशन पूरे लेबर स्ट्रैटम को न्यूक करना है। यॉर्क बीच में टोकती है, समझाते हुए, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। टावर बी के दूसरे फ्लोर पर हथियार बनते हैं, पहले फ्लोर पर पावर प्लांट है, टावर सी में हाई प्रेशर गैस सिलेंडर्स रखे हैं। उन्हें उड़ाने पर पूरी फैसिलिटी फट जाएगी और अपने साथ सब कुछ ले जाएगी। मार्स सैटेलाइट से कहता है कि वो सोचे कि उसके साथी वेगा पंक्स ने क्या किया होता। यॉर्क इस सवाल के लिए तैयार है, एक हथियार निकालते हुए अपने पापों का जिक्र करती है, जो उसके सेलेस्टियल ड्रैगन एडमिशन को और मुश्किल बना रहा है। ये एक अजीब लाइन है। यॉर्क का एंड गेम अभी भी अस्पष्ट है और उसके प्लान में शायद किसी के अंदाजे से ज्यादा परतें हैं। एलियर अचानक रिएक्ट करता है, पास में एक छोटे क्रीचर की आवाज महसूस करते हुए। यॉर्क पूछती है कि क्या ये पंक रिकॉर्ड्स में है, ये अनुमान लगाते हुए कि शायद वही उनका टारगेट स्नेल है। वो बताती है कि ये स्ट्रीमिंग मॉडल्स अभी-अभी डेवलप हुए हैं और उनके खास ट्रायंगल शेल्स हैं।
मार्स यॉर्क को उसे एंट्रेंस तक ले जाने का आदेश देता है और वे उड़ जाते हैं। स्टसी उन्हें जाते हुए देखकर राहत की सांस लेती है। तत्काल खतरा टल गया। टला। ये बात उसके पुराने पार्टनर काकू पर भी लागू होती है, जो फिलहाल पास में ही एक बबल में फंसा हुआ है। CP0 एजेंट सोचता है कि वो विशाल क्रीचर क्या था। सुनी सुनाई बातों के आधार पर स्टसी अंदाजा लगाती है कि वो 5 एल्डर्स में से एक है। काकू ट्रांसफॉर्मेशन की याद से कांपते हुए सहमत होता है। अब स्मग होकर काकू सवाल करता है कि क्या उसके पीठ में छुरा घोंपने वाले साथी को उसके नए एलाइज ने अपने एम्प्लॉयर को धोखा देने के बाद छोड़ दिया। स्टसी का शरीर कांपता है जब वो उसे सही करती है। उसने पीछे रहना चुना क्योंकि किसी को इस फाइनल मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये जवाब काकू को सच में कंफ्यूज कर देता है। जब स्ट्रॉ हैट्स को पता चलता है कि स्टसी पीछे रह गई है तो केओस मच जाता है। एडिसन समझाता है कि जब उनका वेसल निकलेगा ठीक उसी समय बैरियर को नीचे करना होगा, लेकिन डोम कंट्रोल रिक्वेस्ट्स के लिए कमांड सेंटर की जरूरत है। नामी भागने के लिए पूरी तैयार है, लेकिन इसे लेकर चिंतित भी है। रॉबिन जागकर पूछती है कि वे उस दूरी की भरपाई कैसे करेंगे जो वेगा फोर्स 1 को उन्हें ले जानी थी। एडिसन उसकी चिंता को सही ठहराता है और नंबर्स जोड़ता है। मैथ और फिजिक्स दोनों बताते हैं कि शिप निश्चित रूप से क्रैश होगा। इससे एक और पैनिक फैल जाता है क्योंकि किसी को भी गारंटीड क्रैश लैंडिंग के बारे में सुनना पसंद नहीं है। उसॉप घोषणा करता है कि कूड़ा बर्स्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। जब जोरो का ग्रुप वापस आएगा तो वे कहीं और एक सुपर जंप करेंगे। उनके लौटने का टाइमिंग संदिग्ध लग रहा है, इसलिए उसे इसे पूरा करने के लिए सबकी मदद चाहिए। एडिसन हंसता है। ये पायरेट्स उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ट्रबलसम है। वो उनके डिटर्मिनेशन की प्रशंसा करता है, ये मानते हुए कि ये हमेशा एक मिरेकल का सोर्स होता है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स के लिए भी। इस घोषणा के साथ वो खुद को नीचे की ओर लॉन्च करता है, कसम खाते हुए सनी पानी तक पहुंचेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो उनके ट्रस्ट की मांग करता है, जबकि मन ही मन हिसाब लगाता है कि उसके घायल शरीर को 78% डैमेज होगा। वे उसके पीछे चिल्लाते हैं जब वो लेजर ग्रिड से नीचे गिरता है। ये मैक्सिमम एफर्ट है और एडिसन बिना लड़े मरने से इनकार कर रहा है। मरीन वेसल्स को अचानक तेज हवा आइलैंड के सेंटर की ओर खींचती महसूस होती है। जे पीटर का वर्म ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लैनेट साइज्ड वैक्यूम की तरह काम करता है, जो बदनसीब सोल्जर्स को अपने मुंह में खींच रहा है। डॉरी और ब्रोगी इस सक्शन स्ट्रेंथ कर कमेंट करते हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। और मुझे परवाह नहीं है कि ये एबिलिटीज कितनी पावरफुल हैं, लेकिन एक डिवाइन हूवर फ्रूट होना कोई डरावनी ब्रांडिंग नहीं है। लूफी संघर्ष कर रहा है, लेकिन खुद को रोकने के लिए मजबूर कर रहा है। वो पास की एक बिल्डिंग की ओर दौड़ता है, ये तय करते हुए कि ये क्रीचर भूखा है। हमारा कैप्टन फैसला करता है कि इसे आर्किटेक्चर खिलाना बिल्कुल सही है और पूरे टावर को सीधे एल्डर के मुंह में मार देता है, जैसे बोतल पर ढक्कन लगाना। जब बिना हाथ वाला डीमन रियल एस्टेट चबा रहा होता है, थका हुआ लूफी और उसके जायंट दोस्त भागते रहते हैं, लेकिन गियर 5th खत्म हो जाता है और लूफी अपनी ड्रेन्ड स्टेट में चला जाता है, खुद का एक बूढ़ा कार्टून वर्जन बन जाता है। डॉरी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान है। पायरेट बताता है कि उसके पिछले खाने की एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई है। ब्रोगी सोचता है कि क्या हकारोल मदद करेगा। लूफी ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। वो इसे ट्राई करता है और गंध उसे जोर से लगती है। पता चलता है कि ये फर्मेंटेड शार्क मीट है, एल्बाफ का इमरजेंसी राशन। मौत जैसी गंध के बावजूद इसका स्वाद जाहिरा तौर पर काफी अच्छा है। किसी भी तरह ये लूफी को रिचार्ज कर देता है। जायंट्स को उसके शरीर की सादगी मजाकिया लगती है। हालांकि एनर्जी बूस्ट गियर 5th के लिए काफी नहीं है। लूफी वापस नॉर्मल हो जाता है, जिससे ये साफ होता है कि गियर 5th टाइम लिमिट्स के बजाय बैटरी पावर की तरह काम करता है। वॉर्क्यूरी उनकी पोजीशन पर गुस्से से चार्ज करता है। लूफी गियर 3rd के साथ जवाब देता है और रेड रॉक से उस विशाल सुअर पर हमला करता है। ये वही अटैक है जिसने ओनिगाशिमा की शुरुआत में काइडो को गिरा दिया था, सिवाय इस बार आउटकम विक्टोरियस नहीं है। लूफी का हाथ बाद में दर्द से तड़पता है, तो ये सुअर काइडो से ज्यादा टफ है। ये एल्डर्स हास्यास्पद रूप से ओवरपावर्ड हैं। लैबोस्ट्राटम में उसॉप चीखता है किसी चीज को उनकी ओर चढ़ते हुए देखकर। चॉपर अनुमान लगाता है कि ये एक केकड़ा हो सकता है, लेकिन वे मकड़ी जैसे पैर सैटर्न के हैं और उसॉप एक्शन के लिए तैयार दिखता है। ये एल्डर्स सीख रहे हैं कि लूफी इस क्रू का एकमात्र देवता नहीं है, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम बनने वाली है। उत्तर पूर्वी किनारे पर कोमा की रक्षा करने वाले जायंट को एक ही झटके में काट दिया गया है। इस बार सिर्फ फ्रीज डैमेज नहीं है, भागने वालों के सामने नीरो खड़ा है, जो अपनी बर्फीली ब्लेड से भी ज्यादा ठंडा लग रहा है। ये विजुअल पंक रिकॉर्ड्स में उसकी तलवार से भी ज्यादा असरदार है। वेगा पंक के वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट से पहले 1 मिनट बचा है। मार्स ह्यूमन फॉर्म में एक डेंडेन मुशी के पास पहुंचता है, ये कहते हुए कि साइंटिस्ट को कोई ब्रेक नहीं मिल रहा। वो आगे देखता है, लेकिन स्नेल उसका ध्यान नहीं खींच रहा है। पंक रिकॉर्ड्स का फंक्शन समझने के बावजूद ये आइलैंड का सबसे कम एक्सप्लोर किया गया मेजर लोकेशन है। अंदर देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये वेगा पंक का असल ब्रेन मैटर है। आगे क्या?
उन्हें शेल्फ्स पर उसका बचपन का ट्रॉमा मिलेगा। यहाँ वो बात है जो कैजुअल व्यूअर्स मिस कर सकते हैं। नेवी ने पैसिफिस्टा कंट्रोल का दावा किया, लेकिन फायरिंग जारी रखी, ये साबित करते हुए कि घोषणाएं और रियलिटी अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। बॉनी कुमा की रक्षा कर रही है और ये दिखा रही है कि क्यों 12 साल के बच्चों को एम्पावर करना कभी-कभी शानदार ढंग से काम करता है। एडिसन शिप को बचाने के लिए 78% का सैक्रिफाइस प्ले कर रहा है। पांचों एल्डर्स एक साथ आ रहे हैं। मार्स ब्रॉडकास्ट ढूंढ रहा है। नोज्यूरो किनारे के रास्ते रोक रहा है। सैटर्न स्ट्रॉ हैट्स की ओर बढ़ रहा है। जे पीटर मरीन्स को निगल रहा है। वॉरक्यूरी काइडो से बेहतर हिट्स टैंक कर रहा है। वेगापंक के टाइमर पर 1 मिनट बचा है और सबके पास समय और जगह दोनों खत्म हो रहे हैं। ब्रॉडकास्ट लाइव होने से कुछ ही सेकंड दूर है और वेगापंक जो भी रिवील करने वाला है, उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक साथ 5 अमर डीमंस इस आइलैंड पर भेजने पर मजबूर कर दिया है। मैं अभी बता रहा हूँ, मार्स जो कुछ भी पंख रिकॉर्ड्स के अंदर खोजेगा वो सीधे आयरन जायंट के जागने से जुड़ा है और वेगापंक का ब्रॉडकास्ट कुछ ऐसा एक्सपोज करेगा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे बुरे सपनों को भी अच्छा दिखाएगा। ये था इस एपिसोड में। अगर वाइस एडमिरल्स को ट्यूटोरियल बॉसेस की तरह ट्रीट होते देखना और प्राचीन डीमंस को 5 दिशाओं से एक साथ आते देख आप हाइप्ड हो गए, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और मुझे बताओ कि कौन सा एल्डर ज्यादा एम्बैरेसिंग है, वॉरक्यूरी जो काइडो से ज्यादा टफ है लेकिन फिर भी पंच खा गया, या जुपिटर अपने डिवाइन वैक्यूम फ्रूट के साथ जिसने पूरी बिल्डिंग खा ली। चलो अगला माइलस्टोन हिट करते हैं, इससे पहले कि वेगापंक का टाइमर खत्म हो और ये ब्रॉडकास्ट सब कुछ बदल दे।